हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम सभी 1885 से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक इनके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई उनको आज इसी एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 100+ भी दिए हैं, ठीक है। तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं 1885 से। 1885 में क्या होता है? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। स्थान कहाँ होता है? ये होता है स्थान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन मुंबई में होता है, ठीक है। पहले इसका गठन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर हैजा फैल गया था, ठीक है। तो हैजा फैलने के कारण इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ठीक है। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के थे। और उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, वो वाइसराय कौन थे? वह थे लॉर्ड डफरिन। ओके, एक इम्पोर्टेंट नोट है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, ठीक है। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। इतनी बात समझ गए? मतलब पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, फिर दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वह थे W.C. बनर्जी। दूसरा है पॉइंट, कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह थे जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, वो थी कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। एक हाईलाइटेड पॉइंट है, 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। ओके, तो जब इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 में जब कोलकाता अधिवेशन हो रहा था, उस समय वंदे मातरम किसने गाया था? क्या कह सकते हैं, वंदे मातरम इसी कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। वंदे मातरम के बारे में जाने तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। इतनी बात समझ गए? एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले वंदे मातरम कब गाया गया, तो आपको पता होना चाहिए, यह कोलकाता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया, और उस समय अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1885 हो गया, इसके बाद आता है बंगाल का विभाजन। मतलब एक इम्पोर्टेंट घटना हुई कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट घटना होती है बंगाल का विभाजन। ये कैसे हुआ? तो उसके पहले जान लेते हैं कि बंगाल की जियोग्राफिकल स्थिति कैसी थी। तो बंगाल लगभग 8 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत में सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत था। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और असम, जो वर्तमान बांग्लादेश है, वो सभी शामिल थे। जो कर्जन ने इसका विभाजन का कह सकते हैं वो ऑर्डर दिया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रांत है उसमें साक्षर वर्ग की जो तेजी से बढ़ रही राजनीतिक आवाज़ थी उसको कुचलना, क्योंकि जो पढ़े लिखे थे वह देश में अपनी आवाज़ उठा रहे थे आज़ादी के लिए। तो कर्जन इसी से त्रस्त आकर वह इसी आवाज़ को दबाना चाहता था, और वो समझ गया था कि इस जगह पर हिंदू मुस्लिम कह सकते हैं मेजॉरिटी में, तो उसने इसी के खिलाफ कह सकते हैं धार्मिक संघर्ष और विरोध को बढ़ाने के लिए भी यह विभाजन करने का
ऐलान जारी किया। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको पॉइंट में समझते हैं। तो इसका उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसे लागू किया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो जब बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है तो एक तरफ हो जाता है पश्चिम बंगाल का एरिया, एक तरफ हो जाता है पूर्वी बंगाल का एरिया। पश्चिम बंगाल की तरफ आते हैं पश्चिम बंगाल, इसमें दार्जिलिंग भी शामिल था, बिहार प्लस उड़ीसा, और इसकी राजधानी रखी जाती है कलकत्ता। जनसंख्या होती है यहाँ पे 5,40,00,000, जिसमें 4,20,00,000 हिंदू होते हैं और 90 लाख मुसलमान अल्पसंख्यक के रूप में होते हैं। ठीक है, तो 4,20,00,000 यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, इसलिए हिंदू मेजोरिटी इधर है, पश्चिम बंगाल तरफ। और बात करें अगर पूर्वी बंगाल में, तो इस साइड आते हैं पूर्वी बंगाल, असम, राजधानी रखी जाती है ढाका। जनसंख्या होती है यहाँ की 3,10,00,000। यहाँ पर 1,80,00,000 मुसलमान होते हैं और 1,20,00,000 हिंदू होते हैं। इस तरीके से लॉर्ड कर्जन बंगाल में हिंदू और मुसलमानों को अलग करने में सफल हो जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है? विभाजन ने पूरे भारत में भारी आक्रोश को जन्म दिया। कांग्रेस के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, ठीक है, तो कांग्रेस के सभी वर्गों, धर्मपंथियों और कट्टरपंथियों को मिला के ने इसका विरोध किया। इस घटना ने एक संघर्ष को जन्म दिया जिसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। एक पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आमार सोनार बांग्ला, माय गोल्डन बंगाल, जो अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसी आंदोलन में गाया गया और इन्हीं के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वह कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि वो एक रचनाकार भी थे। तो उन्होंने ये रचना रची थी आमार सोनार बांग्ला, जो अब जो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान है। इतनी बात समझ गए? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आमार सोनार बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल किसके द्वारा रचित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। ओके, और जिस सन को 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, उस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया था। ओके, इस विभाजन का प्रभाव यह हुआ कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, क्योंकि जैसा वो चाहता था ना कर्जन कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाए, उसका असर थोड़ी मुसलमानों पर हुआ। मुसलमानों ने अपने हितों के लिए सोचा। तो क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमान का एक शिष्टमंडल, मतलब मुसलमानों की एक मेजोरिटी, शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिली। ओके, तो 1906 में 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों की एक मेजोरिटी शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिली। आगे बढ़ते हैं, विभाजन का प्रभाव क्या हुआ। ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, उसके नेतृत्व में 3 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इसमें आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क थे। एक नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। ओके, मतलब जब मुस्लिम लीग बनी थी तब मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, उसके बाद 1913 में वह शामिल हुए थे। ठीक है, बेसिकली इनका इसको लीग को बनाने का उद्देश्य था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए यह बनाई गई थी। उसके बाद 1906 के बाद क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, उसके बाद 1907 में हुआ कांग्रेस का विभाजन। सन 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। ओके, तो गरम दल और नरम दल में विभाजित होने से क्या हुआ, जो उदारवादी और नरमपंथी नेता थे, ओके, कह सकते हैं जिनका नेचर पोलाइट था, जो सरकार से पोलाइटली अपनी बातें रखती थी, वो अलग हो गए, और जो थोड़े गर्म स्वभाव के थे, गर्म मिजाज के थे, वह नेता अलग हो गए जब सूरत अधिवेशन हुआ तब 1907 में। तो एक तरफ जो उदारवादी नेता थे वो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, दीनसा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष, ये सब जो उदारवादी और नरमपंथी नेता थे
वो अलग हो गए। जो गरम दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ठीक है, जिन्हें शॉर्ट में लाल बाल पाल कहा जाता है। और नेक्स्ट थे अरविंद घोष, ये अलग हो गए। कब हुए? सूरत अधिवेशन में। तो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नेता गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए, या कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो वो था सूरत अधिवेशन में, जो 1907 में हुआ। 1907 के बाद क्या घटना हुई? 1908 में एक इम्पोर्टेंट घटना हुई। 1908 में क्या हुआ? ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। ओके, तो 1907 की इम्पोर्टेंट घटना थी कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, और 1908 में होती है खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में एक षड्यंत्र रूप से उन्हें जेल भेजकर फांसी दे दी जाती है। एक पॉइंट है याद करने योग्य ये पॉइंट। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र, कह सकते हैं 18 वर्ष का शहीद माना जाता है। ओके, तो जो खुदीराम बोस थे उनको 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो 1908 की इम्पोर्टेंट घटना थी कि खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती। इसके बाद 1908 के बाद इम्पोर्टेंट घटना होती है 1911 में। 1911 में यह होता है कि जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था वह लॉर्ड हॉर्डिंग रद्द कर देता है, क्योंकि कई सारे स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गए थे ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट बना लॉर्ड हॉर्डिंग, उसने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर देता है। तो दोनों सनों को याद रखना। 1906 में क्या होता है, जो 1905 में कर्जन अलग कर देता है, और 1911 में ये और लॉर्ड हॉर्डिंग इसको समाप्त कर देता है। उस 1911 के बाद इम्पोर्टेंट घटना होती है 1913 में। 1913 में होता है गदर पार्टी की स्थापना। तो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों ने एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल मतलब कई सारे राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय थे भारत में लेके लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन 1913 में गदर पार्टी नाम की एक कह सकते हैं गदर पार्टी एक बनी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको लड़ रही थी। ओके, तो जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में रखा गया, और इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। ओके, तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना की 1913 में, जिसका नाम था गदर पार्टी, और जिसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। 1913 के बाद क्या हुआ? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक है, और यह युद्ध 1918 तक चला। ये कह सकते हैं 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ। अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। इसके बाद 1914 के बाद इम्पोर्टेंट क्या हुआ? 1915 में हुआ गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पूरे 21 साल बाद भारत लौटे थे। ओके, तो 1915 में गांधी जी भारत आ गए। अब 1916, ठीक है, तो 1915 इम्पोर्टेंट घटना थी गांधी जी का भारत आगमन। फिर आया 1916, इसमें हुआ लखनऊ समझौता। इस समझौते में क्या हुआ? 1916 के लखनऊ समझौते में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है। ओके, तो जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे वह 1916 के लखनऊ समझौते में एक हो जाते हैं। ओके, 1916 के बाद क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई? 1916 में एक और होती है, एक होती है होम रूल लीग का आंदोलन। ओके, ये कह सकते हैं होम रूल लीग का स्थापना। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। ओके, तो इसका कह सकते हैं इसके दो पार्ट थे, एक तो मद्रास में था एक पुणे में। तो मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर ने की थी। ओके,
अगर एग्जाम में ऐसे आया कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, और अगर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों आए तो दोनों पे क्लिक करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और 1916 के बाद 1917 एक इम्पोर्टेंट घटना होती है, ओके, वो होता है चंपारण का आंदोलन। क्योंकि गांधी जी ने कई सारी एक्टिविटी दक्षिण अफ्रीका में की थी, तो लोग कह सकते हैं गांधी जी बहुत ज़्यादा चर्चित थे अपने आंदोलनों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों और भारतीयों के लिए कई सारे आंदोलन लड़े थे, तो उस तरीके से वो भारत में भी बहुत फेमस हो गए थे। उनको पता था कि गांधी जी बहुत अच्छे नेता हैं जो हमारी मुसीबतों से लड़ने के लिए सरकार से हमारी मांगों को पूरी करवाएगी। तो उसी तरह क्या हुआ कि बिहार के चंपारण में एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, ओके। तो जब वह गांधी जी से मिले तो उन्होंने गांधी जी को 3 कठिया प्रणाली के बारे में जानकारी दी, ओके, और उनसे कहा कि आप एक बार चंपारण चलिए। 3 कठिया प्रणाली से क्या मतलब है? 3 कठिया प्रणाली से मतलब है कि जो अंग्रेज बगान मालिक थे उन्होंने किसानों से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे, ओके, और इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था, ठीक है। इसी का विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल जो वहाँ पे स्थानीय नेता थे बिहार के चंपारण में, उन्होंने गांधी जी को बुलाया था यही सब देखने के लिए। जब गांधी जी आए और उन्होंने सब देखा कि किसानों पर कैसे अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने इसके विरुद्ध चंपारण आंदोलन किया। 1917 के बाद 1918 में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन थे वो सविनय अवज्ञा थे, मतलब साविनय रूप से वह अपनी बात रखते थे। तो 1918 में ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा और परिणाम स्वरूप उन्होंने जो नील की खेती थी उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। इस आंदोलन के सफल होने के बाद गांधी जी और फेमस हो गए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इसी आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि दी थी, ओके। तो अब वह कहलाने लगे महात्मा गांधी। इतनी बात आप समझ गए कि इसी चंपारण आंदोलन के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1917 हो गया। अब इम्पोर्टेंट घटना होती है 1918 में, ओके। अब होता है खेड़ा आंदोलन, ओके। तो गांधी जी ने खेड़ा जो गुजरात में है वहाँ के किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। खेड़ा में क्या हो रहा था किसानों के साथ? किसानों के साथ यह हो रहा था कि जो किसानों की फसल थी वह नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे जो अंग्रेज थे वह करों की वसूली कर रहे थे, ओके। मतलब उनकी फसल भी नष्ट हो गई है, फिर भी जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे करों या टैक्स की वसूली कर रही थी। इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी खेड़ा गए थे और उन्होंने वहाँ पर खेड़ा आंदोलन किया था और यह भी उनका सफल हुआ था। मतलब गांधी जी जैसे ही भारत आए उनके लगातार आंदोलन सफल होते जा रहे थे। अब 1918 हो गया। अब इसके बाद आता है 1919। 1919 में होता है जलियांवाला बाग नरसंहार। इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें क्या होता है कि अब अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट के तहत कह सकते हैं कि भारत में कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक एक्ट पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया, जिसमें इन सभी क्रांतिकारियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ओके। तो इसी का विरोध करने के लिए एक जनसभा आयोजित थी, कहाँ पर? अमृतसर में। कब? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो फिर जिसमें जो जनरल डायर था उसने इस सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे क्या हुआ? 1500 लोग मारे गए, ठीक है। और कह सकते हैं इसमें कुल मतलब इस जनसभा में कुल 35,000 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा भी लोग मारे गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ओके। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
ओके। 1919 के बाद क्या इंपॉर्टेंट घटना होती है? 1919 में एक और होती है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, के द्वारा किया गया। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। ठीक है, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है और 1919 में खिलाफत आंदोलन भी होता है। गांधी जी ने इस आंदोलन का सहयोग इसलिए किया क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। ओके, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाद में गांधी जी ने किया। 1919 के बाद क्या होता है? 1920 आता है। 1920 में होता है गांधी जी का असहयोग आंदोलन। ये कैसा आंदोलन था? यह गांधी जी का भारत में पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। ओके, अभी जो आंदोलन हो रहे थे वो गांधी जी किसी न किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये गांधी जी का अपना कह सकते हैं पर्सनली लेवल पे सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन में उन्होंने सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार इस आंदोलन के तहत उन्होंने किया। और लास्ट में उन्होंने जो टैक्स वसूली थी अंग्रेजों के द्वारा उसको भी देने से इनकार कर दिया। ओके, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने दी थी और इसी आंदोलन के बाद या इसी आंदोलन में उन्होंने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। ठीक है, 1920 के बाद क्या होता है? 1922 में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है, वो थी चोरी चोरा कांड। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा में किसानों के जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया। ओके, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में किसानों का एक जुलूस निकल रहा था और वहां पर पुलिसकर्मियों द्वारा गोली चला दी गई, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने पे ही आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। क्योंकि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे तो उन्होंने इसके बाद जो उनका असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको उन्होंने समाप्त करने का फैसला ले लिया। ठीक है, जैसे ही गांधी जी ने इसको समाप्त करने का फैसला लिया, कई सारे जो नेता थे वो इससे नाखुश थे। तो अब आता है 1922 में क्या हो गया? चोरी चोरा कांड हो गया। उसके बाद होता है 1923 में आता है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने से कई नेता सहमत नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया और उन्होंने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। कहाँ पर करी? इलाहाबाद में। कब करी? 1923 में। किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1923 के बाद क्या होता है? 1924 में क्या होता है? अब 1924 में होता है कांग्रेस का 40वां बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो थी बेलगांव अधिवेशन की। ओके, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। 1924 में कांग्रेस का 40वां बेलगांव अधिवेशन हो गया जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। ठीक है, 1924 के बाद आता है 1928। 1928 में एक इम्पोर्टेंट घटना होती है साइमन कमीशन। भारत वापस जाओ। साइमन कमीशन का जैसे ही भारत में साइमन कमीशन आया, इसका विरोध चालू हो गया। विरोध की बेसिकली वजह ये थी कि जब साइमन कमीशन भारत आया, इसमें 7 लोगों या 7 मेंबरों की एक कमेटी थी जो भारत में संविधान बनाने के ऊपर जो भी उसमें कमी है उस पर विचार करेगी। इसी का विरोध करने के लिए कई जगह पर इसका वापस जाने का विरोध हो रहा था। विरोध की उनकी ये वजह थी कि इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान बन रहा है तो भारतीय मेंबरों का होना भी इसमें ज़रूरी है, इसलिए इसका विरोध हो रहा था कि इसको वापस भेजो। इसी तरह यह विरोध जब लाहौर पहुंचा तो वहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था? वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से ये हुआ कि जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया तो लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट है
कि 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के जब आंदोलन हो रहे थे तो उसी समय लाला लाजपत राय की लाठी के प्रहार से मौत हो जाती। ओके, 1928 के बाद इंपॉर्टेंट घटना होती है 1929 में। वह होती है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन का इम्पोर्टेंट क्या था? इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ओके, तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? वह हुई थी लाहौर अधिवेशन में। ओके, तो 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे और 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1929 के बाद क्या इंपॉर्टेंट घटना होती है? वो होती है 1930 में, वो होता है दांडी मार्च। यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जो गुजरात में है वहां तक चलाया गया, जिसमें गांधी जी पैदल चले। ओके, और ये ख़त्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी दांडी पहुंच गए। ओके, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी चले थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गुजरात में पहुंच गए थे। तो जब गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जब दांडी पहुंच गए तो उन्होंने पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। इस आंदोलन का प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, नमक कर समाप्त हो, भू राजस्व कम हो, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो और कपड़ों का आयात भी कम हो। लेकिन जो वायसराय थे वह गांधी जी की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। मतलब जो उस समय वायसराय थे उन्होंने गांधी जी की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। तो गांधी जी ने सविनय रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया। ओके, तो इस आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद नमक बनाने की घटनाएं पूरे देश में घटित होने लगी। लोगों के द्वारा नमक को बनाना सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया। अवज्ञा मतलब किसी की आज्ञा को ना मानना। ओके, तो अगर किसी की आज्ञा को नहीं मानना है तो कई जगह पर नमक बनाने का फैसला हुआ। हर लोग जिनको सरकार की बातें नहीं माननी पड़ती थी वो नमक बनाते थे। ओके, तो इस तरीके से वो सरकार की अवहेलना कर रहे थे। तो परिणाम ये निकला कि कांग्रेस के मतलब गांधी जी सहित कई सारे मेंबरों को जेल में डाल दिया गया। ओके, तो 1930 के बाद क्या हुआ? 1930 के बाद हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्योंकि भारत में देख लिया उन्होंने कई सारी गतिविधियां हो रही हैं, लोग अपने अपने स्वायत्त के लिए, अपने स्वशासन के लिए लड़ रहे हैं, तो एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक सेंट जेम्स पैलेस जो लंदन में है वहाँ पर आयोजित किया गया। अभी तक जो गांधी जी वगैरह थे या कांग्रेस के कई सारे नेता थे वो सारे सब जेल में थे। ओके, इतनी बात आप समझ गए। तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है तो उस समय पर उसका उद्घाटन कौन करते हैं? उसका उद्घाटन करते हैं ब्रिटिश के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे वह इसकी अध्यक्षता करते हैं और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। ओके, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता जेल में थे तो इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल नहीं था। शामिल कौन कौन से थे? शामिल थे जैसे भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि, दलित वर्गों के प्रतिनिधि जैसे अंबेडकर और मुस्लिम लीग के। तो ये सब कुछ लोग इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल नहीं था। तो बेसिकली ये हो सकता है ये इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि क्योंकि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल नहीं था तो यह जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन थी ये असफल रही, यह कोई निष्कर्ष पे अच्छे से नहीं पहुंची। तो फिर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन उससे पहले गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी को या उनके कई सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था तो कई सारे प्रोटेस्ट उनको बाहर निकालने के लिए हो रहे थे। तो उस बीच क्या होता है कि गांधी जी जो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ समझौता कर लेते हैं। ओके, तो ये समझौता कब होता है? 26 जनवरी 1931 को।
समझौते के बाद गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, समझौता क्योंकि दिल्ली में होता है इसलिए इसको दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते का सार यह निकलता है कि गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया है उसको स्थगित कर दिया जाए। और गांधी जी ने यह भी बोला कि जो समुद्र के किनारे नमक का निर्माण है उसको फ्री कर दिया जाए, उस पर कोई रोक न लगाई जाए और कैदियों की भी रिहाई की जाए। इस तरीके से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हो जाता है और गांधी जी जेल से रिहा हो जाते हैं। उसके बाद फिर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, मतलब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के बाद अब होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह भी लंदन में ही आयोजित होता है। अब इस समय कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से होते हैं महात्मा गांधी, महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में होती हैं सरोजनी नायडू और बेगम जहां और शहनवाज। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं मदन मोहन मालवीय। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं भीमराव अंबेडकर और मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं आगा खां, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। और उस समय वाइसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थी जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। उसके बाद आता है पूना पैक्ट। ओके, तो 1931 में हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 के बाद इंपॉर्टेंट घटना होती है 1932 में, वो होती है पूना पैक्ट। आप इस इमेज को समझिए, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, उनके कारण ये मामला शुरू होता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो दलित थे उनको पृथक निर्वाचन की मांग, जो अम्बेडकर ने जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करी थी उसका ये समर्थन करते थे। कौन? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड। ठीक है, कि दलितों को अलग पृथक निर्वाचन की मांग दी जाए, मतलब उनको निर्वाचन के लिए अलग दिया जाए। इसी बात से गांधी जी नाराज थे। उनका ऐसा मानना था कि इससे जो देश है वो जाति में बढ़ जाएगा। तो एक तरफ जहां अंबेडकर दलितों के हितों की रक्षा करने जाते थे, वहीं गांधी जी को डर था कि वह इस तरीके से देश जाति के नाम पे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन जाता है, वहां पर जाते हैं भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, उनको यही मनाने के लिए। ठीक है, और इस पर एक संधि होती है क्योंकि गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे, तो इसलिए इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अब इसे डिटेल से समझ लेते हैं कि पूना की यरवदा जेल में गांधी जी के अनशन तोड़ने के लिए मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर ने इस पूना संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो क्यों था, क्योंकि दोनों के थोड़ी विचार अलग अलग थे इसलिए। ठीक है, अंबेडकर दलितों के हितों के लिए सोच रहे थे और जो गांधी जी वो देश को लेके चल रहे थे। ठीक है, तो इस जो इमेज है इसका छोटा सा सार यही है। आगे बढ़ते हैं। 1932 में पूना पैक्ट हो गया। अब होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये स्टार्ट होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, यह भी लंदन में ही होता है। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती, इसमें लेते हैं इंग्लैंड की लेबर पार्टी, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया जाता। उसके बाद 1932 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है 1935 में, वो था भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित कर देती है तो क्या क्या होता है भारत में, इस चार्ट से आप समझते हैं। इस चार्ट से हम समझते हैं। इसमें एक केंद्रीय विधायिका होगी, उसके दो पार्ट होंगे, जिसको बोलते हैं विधानसभा, ये संघीय विधानसभा, जिसमें होंगे 375 सदस्य, और दूसरी तरफ होगी राज्य परिषद जिसमें होंगे 260 सदस्य। विधानसभा में 125 सदस्य भारतीय रियासतों से होंगे और 250 सदस्य ब्रिटिश अधिकृत प्रांतों से होंगे, और दूसरी तरफ राज्य परिषद में 104 सदस्य भारतीय रियासतों से और 156 सदस्य ब्रिटिश अधिकृत प्रांत से होंगे। ठीक है,
जब ये अधिनियम पारित हो जाता है तो इसे 1937 में लागू कर दिया जाता है। 1935 के बाद इंपॉर्टेंट घटना होती है 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और यह युद्ध चलता है 1945 तक। ओके, तो 1939 के बाद क्या इंपॉर्टेंट घटना होती है 1940 में, कि मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग हो जाती है, क्योंकि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था उसमें जो मुस्लिम लीग थे वह खुश नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों के हितों की इसमें या मुसलमानों के लिए इसमें कोई भी ज़्यादा सीटें नहीं आरक्षित हुई हैं, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग कर दी जिसमें मुसलमान बहुल्य संख्या ज़्यादा हो। तो 1940 में मुसलमानों द्वारा या मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग हो जाती है 1940 में। फिर आता है 1942। 1940 में मुस्लिम लीग की इंपॉर्टेंट घटना हुई। उसके बाद आता है 1942 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना। ओके, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, वहाँ पर अंग्रेज़ों को भारतीय नागरिकों की ज़रूरत थी युद्ध के लिए, तो वह इसी के लिए एक मिशन आया था भारत, जिसको क्रिप्स मिशन बोला गया। 1942 में एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर गांधी समझ गए थे कि अंग्रेज वीक हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक कह सकते हैं एक फाइनल आंदोलन लड़ा जिसका पूरा नाम ही था कि आप पूरी तरीके से भारत छोड़ो। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अब ये आंदोलन बड़ा हो गया था, वह पूरी तरीके से अंग्रेजों को अब भगाना ही चाहते थे, तो इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसमें गांधी जी सहित लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी के कैद होने के बाद भारत में हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि अब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा विशाल हो गया था। 1942 के बाद होता है 1945। 1945 में इंपॉर्टेंट घटना होती है शिमला सम्मेलन। यह सम्मेलन शिमला में वायसराय लॉर्ड बैबल और भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच हुआ। इस सम्मेलन में बैबल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। बैबल योजना के प्रावधान से मतलब, क्योंकि अंग्रेज ये कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ने के लिए राजी हो गए थे, तो बैबल योजना के तहत कि हम तो जा रहे हैं, उसके बाद भारत में क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, उसी चीज़ का डिस्कशन करने के लिए जो भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता थे वह इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। 1945 के बाद इंपॉर्टेंट घटना होती है 1946, वो होती है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य यह था कि भारत में एक संविधान का निर्माण किया जाए कि अब भारत को कैसे चलाना है। ठीक है, उसके बाद 1946 हो गया। 1947, अब 1947 की इंपॉर्टेंट घटना क्या होती है 1947 में क्या होता है कि 22 मार्च 1947 को, क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी, अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कैसे ये कहाँ पर कौन कौन सी रेखा खींची जाए जिससे ये बंटवारा हो जाए कि ये पाकिस्तान का ये भारत का। तो 22 मार्च 1947 को जो 34वां गवर्नर था, अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, वह भारत आया और उसने 2 महीने की वार्ता के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है और उसने लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए। और तो पाकिस्तान के हिस्से में एक तरफ आया पूर्वी पाकिस्तान, जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं ना, वो सारा पाकिस्तान को दे दिया गया और जो ऑरेंज कलर था वह भारत को मिला। जो ग्रीन कलर से एरिया हैं वह मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाले देश थे या कह सकते एरिया थे, इसलिए वो पाकिस्तान को मिले। इस तरीके से 1947 को भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है बजाय गोवा के। ठीक है, इस तरीके से हम सभी ने 1885 से लेकर 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई भारत में उन सभी को डिस्कस किया एक ही वीडियो में। अब डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है,
आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस और डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। जिसने मेरा वायसराय वाला वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको आसानी होगी इन वायसराय को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट है यंग इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय एंड डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर है सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है 4 का सी। नेक्स्ट पर चलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल पारित हुआ था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा। तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी बी राघवाचार्य, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में WC बनर्जी कहते हैं ना, उन्हीं का नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फर्स्ट ए 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, बी 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 1885 को सूरत में और ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो राइट आंसर है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। पहले यह पुणे में होना था लेकिन वहाँ पर हैजा फैलने के कारण इसको बम्बई स्थानांतरित किया गया था। ओके, तो राइट आंसर है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। नेक्स्ट है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो हम सभी ने पढ़ा है कि किसने की? A.O. ह्यूम ने। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? ऑप्शन है ए उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, ऑप्शन बी धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, ऑप्शन सी उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी कारणों से भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ था। नेक्स्ट है 1905 में
बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो ऑप्शन है ए बहिष्कार, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा और ऑप्शन डी ये सभी साधन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी साधन। नेक्स्ट है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी भाई परमानंद, ऑप्शन सी चंपकरमण पिल्लई एंड ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। ओके, तो राइट आंसर है लाला हरदयाल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन है ए बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन और ऑप्शन डी पूना अधिवेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण, ये कह सकते हैं बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? ऑप्शन है ए सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी यशपाल। तो राइट आंसर है सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो ऑप्शन है ए केंद्रीय संगठन का अभाव, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, ऑप्शन सी उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी कारण, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन है ए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1907 के सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन में और ऑप्शन डी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता, जिसे कहते हैं कांग्रेस लीग समझौता, कब हुआ? ऑप्शन है 1912 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1918 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1916 में। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल द्वारा, ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए कुटीर उद्योग को समाप्त करना, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करना, ऑप्शन सी इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी
18 मार्च 1919 को, ऑप्शन सी 15 मई 1920 को, और ऑप्शन डी 24 नवंबर 1919 को। तो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच करने के लिए की गई? तो ऑप्शन है ए लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, ऑप्शन सी जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो ऑप्शन है ए सरकारी अदालतों का बहिष्कार, ऑप्शन बी विदेशी माल का बहिष्कार, ऑप्शन सी सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्यक्रम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ऑप्शन है विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, ऑप्शन बी प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, ऑप्शन सी अदालतों का बहिष्कार की घटना, और ऑप्शन डी चोरी चोरा कांड के कारण। तो राइट आंसर है चोरी चोरा कांड के कारण। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक के द्वारा, ऑप्शन सी श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक के द्वारा, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट है, स्वराज्य दल, स्वराज पार्टी और स्वराज्य दल दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? ऑप्शन है बजट को रद्द करना, ऑप्शन बी नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, ऑप्शन सी समस्त प्रभावशाली स्थानों या पदों का अधिकार, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्यक्रम। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है आपके पास फरवरी 1928 में, ऑप्शन बी मार्च 1928 में, ऑप्शन सी फरवरी 1929 में, और ऑप्शन डी मार्च 1929 में। तो राइट आंसर है फरवरी 1928 में। नेक्स्ट है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? ऑप्शन है ए द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, ऑप्शन बी बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, ऑप्शन सी संघ शासन की स्थापना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिफारिशें। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिफारिशें। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए सर शिवस्वामी अय्यर, ऑप्शन बी सर साफत अहमद खां, ऑप्शन सी एंड्रूज, और ऑप्शन डी P.E. रॉबर्ट्स। सो राइट आंसर है सर शिवस्वामी अय्यर। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? ऑप्शन है भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, ऑप्शन बी प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, ऑप्शन सी केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सुझाव। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी सुझाव। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? ऑप्शन है ए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1922 के गया अधिवेशन में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? ऑप्शन है ए 6 मार्च 1930 को, बी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 6 मार्च 1931 को, और ऑप्शन डी 6 मार्च 1932 को। तो राइट आंसर है 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए
क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? ऑप्शन है ए, गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। ऑप्शन बी, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। ऑप्शन सी, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्यक्रम। तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त डी, सभी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो ऑप्शन है 12 नवंबर 1929 को। ऑप्शन बी, 12 नवंबर 1930 को। ऑप्शन सी, 12 नवंबर 1931 को। और ऑप्शन डी, 12 नवंबर 1932 को। तो राइट आंसर इसका बी, 12 नवंबर 1930 को। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है ए, 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी, 5 मार्च 1932 को। ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 को, 5 अप्रैल 1931 को। और ऑप्शन डी, 5 अप्रैल 1932 को। तो राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, मैकडॉनल्ड अवार्ड किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? क्वेश्चन है, मैकडॉनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? ऑप्शन है ए, चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था। ऑप्शन सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। और ऑप्शन डी, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। नेक्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन है 7 सितंबर 1930 को। ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर 1931 को। ऑप्शन सी, 17 नवंबर 1932 को। ऑप्शन डी, 17 दिसंबर 1933 को। तो राइट आंसर है 17 नवंबर 1932 को। नेक्स्ट है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 नवंबर 1939 को। ऑप्शन बी, 22 नवंबर 1939 को। ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन डी, 22 जनवरी 1940 को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। एंड ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बातें। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बातें। नेक्स्ट है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ऑप्शन है ए, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव। ऑप्शन बी, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शन है ए, 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी, 8 सितंबर 1942 को। ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1943 को। और ऑप्शन डी, 8 अगस्त 1944 को। तो राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? ऑप्शन है ए, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण। ऑप्शन बी, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। ऑप्शन सी, शोचनीय आर्थिक स्थिति व शासन में अविश्वास। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी कारण। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन है ए, क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन बी, साइमन रिपोर्ट। ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी योजना। और ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। तो राइट आंसर है राजगोपालाचारी योजना। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है ए, गोवा में। ऑप्शन बी,
बम्बई में, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम में और ऑप्शन डी कराची में। तो राइट आंसर है इसका बम्बई में। नेक्स्ट है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1904 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1906 में और ऑप्शन डी 1907 में। तो राइट आंसर है 1906 में। नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? ऑप्शन है ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी खेड़ा में, ऑप्शन डी नोआखाली में। सो राइट आंसर है चंपारण। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी लॉर्ड बेवेल। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? ऑप्शन है ए संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी हरिजन और ऑप्शन डी ट्रिब्यून। सो राइट आंसर है हरिजन। नेक्स्ट है संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1928 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1931 को और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1940 को। तो राइट आंसर है बी 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? ऑप्शन है ए 1929 में दिल्ली में, ऑप्शन बी 1930 में इलाहाबाद में, ऑप्शन सी 1940 में लाहौर में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1940 में लाहौर में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र ने, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है गीता रहस्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1850 में, ऑप्शन बी 1851 में, ऑप्शन सी 1853 में और ऑप्शन डी 1885 में। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1851। नेक्स्ट है बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन है ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी अभिनव भारत, ऑप्शन सी भारत माता सोसाइटी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद और ऑप्शन डी श्रीमती एनी बेसेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, ऑप्शन बी युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ऑप्शन सी ब्रिटेन के मजदूर दलित सरकार एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तत्व। सो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन है ए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए, ऑप्शन बी केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लिए लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए, ऑप्शन सी दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थान मिला एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रावधान। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रावधान। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवाद पिता बोला, भारतीय राष्ट्रवाद है। ओके
नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? ऑप्शन है ए विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी लुई विलियम डिरोजियो, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र और ऑप्शन डी अरविंद घोष। सो राइट आंसर है लुई विलियम डिरोजियो। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए यंग बंगाल, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज एंड ऑप्शन डी आर्य समाज। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्य समाज। नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सो राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा आर्ट्स एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड वेबल। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक 1876 में आया में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अस्क। सो राइट आंसर है इसका ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? ऑप्शन है ए मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ऑप्शन बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और सी पूना एसोसिएशन और डी बॉम्बे एसोसिएशन। सो राइट आंसर है बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का आगे चलकर नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी कवि मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। सो राइट आंसर है सर सैयद अहमद। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे और फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी रमेश चंद्र एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। सो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? ऑप्शन है अरविंद घोष, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एस.एच. चिपलूकर एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी एस.एच. चिपलूकर। नेक्स्ट है महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? ऑप्शन है ए बॉम्बे एसोसिएशन से, ऑप्शन बी पूना सार्वजनिक सभा से, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से और ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। सो राइट आंसर है राइट आंसर है बी पूरा सार्वजनिक सभा से। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन है विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है इलवर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? तो ऑप्शन है ए गोरे लोगों ने, ऑप्शन बी यूरोपियन लोगों ने, ऑप्शन सी भारतीयों ने एंड ऑप्शन डी मुस्लिम लोगों ने। सो राइट आंसर है भारतीयों ने। नेक्स्ट है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की और हिंदू धर्म की
दुदुम्बी बजा दी? तो ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस ने और ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी मैकडोनल्ड, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी मधुसूदन दत्त। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी ओके व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ऑप्शन सी ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास और ऑप्शन डी भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो ऑप्शन है ए वैलेंटाइन चिरोल, ऑप्शन बी अरविंद घोष एंड ऑप्शन सी मिंटो द्वितीय एंड ऑप्शन डी डिजरायली। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट है प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन है ए क्रांतिकारियों के, ऑप्शन बी उदारवादियों के, ऑप्शन सी उग्रवादियों के और ऑप्शन डी आतंकवादियों के। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी उदारवादियों के। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी अरविंद घोष। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरविंद घोष। नेक्स्ट है कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 में और ऑप्शन डी 1916 में। सो राइट आंसर है बी 1906 में। नेक्स्ट है कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? तो ऑप्शन है ए 1905 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1906 में और ऑप्शन डी 1916 में। सो राइट आंसर है 1907 में। नेक्स्ट है केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। सो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? ऑप्शन है ए केसरी और मराठा, ऑप्शन बी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू, ऑप्शन डी नवभारत टाइम्स तथा पैट्रियट। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन है ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी खलीफा के पक्ष में आंदोलन, ऑप्शन सी सरकार की खिलाफत करना, ऑप्शन डी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। नेक्स्ट है हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने, ऑप्शन बी खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने और ऑप्शन डी बंग भंग को रद्द करने। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है ए इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे, ऑप्शन बी असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया, ऑप्शन सी अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है और ऑप्शन डी इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है।
सो राइट आंसर है, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। नेक्स्ट है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी कस्तूरी रंगन अय्यर। सो राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो ऑप्शन है ए इकबाल, ऑप्शन बी रहमत अली, ऑप्शन सी जिन्ना और ऑप्शन डी मिंटो। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी मिंटो। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1885 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1916 में और ऑप्शन डी 1905 में। सो राइट आंसर है 1906 में। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? सो राइट आंसर इसका चंपारण। नेक्स्ट है, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता और ऑप्शन डी प्रशासनिक पुनर्गठन करना। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। और नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? ऑप्शन है ए वर्धा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन डी हरिपुर। सो राइट आंसर है वर्धा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? तो ऑप्शन है ए अहमदनगर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पूना और ऑप्शन डी वर्धा। सो गांधी जी को पूना में रखा गया। नेक्स्ट है, 1922 की चोरी चोराई घटना में कौन मारे गए? तो ऑप्शन है ए किसान, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी पुलिस और ऑप्शन डी विद्यार्थी। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी पुलिस। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? ए अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन सी नमक कानून तोड़ना और ऑप्शन डी 11 सूत्री मांग पर जोर देना। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी नमक कानून को तोड़ना। नेक्स्ट है, कामागा टामरू क्या था? तो ऑप्शन है ए एक पुस्तक का नाम, ऑप्शन बी एक जहाज का नाम और ऑप्शन सी एक नगर का नाम और ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी का नाम। सो राइट आंसर है एक जहाज का नाम। कामागा टामरू एक जहाज था, एक जापानी जहाज था। इसके मालिक थे गुरुदत्त सिंह। इस पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया था और कई सारे सिख इसमें मारे गए थे। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? ऑप्शन है ए जनरल करियप्पा, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद भट्ट में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन है ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा वीरभूत विद्रोह और ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। सो राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ऑप्शन है ए नाना साहब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान और ऑप्शन डी तात्या टोपे। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी तात्या टोपे। नेक्स्ट है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? तो ऑप्शन है ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है,
सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल और ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ऑप्शन है इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी रिवोल्यूशनरी फ्रंट एंड ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हमने 119 क्वेश्चन को कवर किया, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए थे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बच्चों।